मोर मनी इज कीपिंग यू पुअर। कैसे ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी आप वेल्दी या अमीर नहीं बन पा रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कैसे ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा वेल्थ नहीं बनती। इस प्रॉब्लम के फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमको पैसा होता क्या है इस बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये है कि मनी इज नॉट रियल रिसोर्सेज। पैसा सिर्फ पैसा होता है, वो असली वेल्थ या असली चीज़ें नहीं होता जो हमको जीने के लिए चाहिए, जैसे कि खाना, बिजली, घर वगैरह वगैरह। जो एक्चुअली में बहुत वेल्दी लोग होते हैं उनकी नेट वर्थ का एक बहुत कम हिस्सा ही एक्चुअल कैश मनी या पैसा होता है। ज़्यादातर उनके पास ह्यूज वेल्थ होती है। तो अब ये तो हम सबको पता है कि पैसा रिसोर्सेज से अलग है। हम सब ये एग्जांपल देते हैं कि रेगिस्तान में पानी भी सोने के भाव बिकता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमको क्लियर है। लेकिन जब हम पैसे की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, तो दो सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं पैसे के बारे में जो कि सोसाइटी में साथ में चलते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने का तरीका है एक एग्जांपल से। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपको 1 लाख रुपए उधार दे दिए एक हफ्ते के लिए कि एक हफ्ते बाद आप मेरे को वो 1 लाख रुपए वापस कर दो। तो अब आपके पास 1 लाख रुपए का उधार है, 1 लाख रुपए की डेट है और 1 लाख रुपए कैश भी है। तो क्या आपके पास वो 1 लाख रुपए हैं? और अगर आप मेरी बात करो तो मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं, क्योंकि मेरे को ये एक हफ्ते बाद मिलने वाले हैं। ये 1 लाख रुपए इज मनी ओड टू मी। तो क्या मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं? आप किसी इकोनॉमिस्ट से अगर ये पूछोगे तो वो बोलेगी कि एक्चुअली में हम दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं। और ये ही एक बड़ा कंफ्यूजन होता है पैसे के बारे में कि इकोनॉमिस्ट ऐसा सोचते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोन बनते ही पैसा डबल। जैसे ही मैंने आपको लोन किया 1 लाख रुपए, आपके पास भी 1 लाख, मेरे पास भी 1 लाख। और मोटा मोटी यही कंफ्यूजन है कि कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास लोन है, उधार है, तो मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास पैसा है तो ये डेट है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मुझे पैसा कहीं से मिलने वाला है, इफ मनी इज ओड टू मी, तो मेरे पास पैसा है। और कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वो मिलने वाला है, जब तक मिला नहीं तब तक पैसा नहीं है। तो यही एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है पैसे के बारे में, जो कि हम सॉर्ट ऑफ समझ लेंगे कि ये कैसे काम करता है। कि अगर मेरे को आपसे कल 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या वो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं? अगर आप सोच के देखो, जो पैसा हमको मिलने वाला है, मनी दैट इज ओड टू अस, उसको तो हमको पैसे की तरह गिनना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपको 100 रुपये मैंने दिए, अब हम नीचे जाके चाय पीते हैं तो 15-15 की 2 चाय आती है 30 रुपए की। आप 30 रुपये दे दो, तो अब आपको मुझे 85 रुपये देने हैं, 85 रुपये देने हैं आपको मुझे। तो आपका वहां से घट गया। अब मैं आपको रिप्लेस करके अपने बैंक को इस सिचुएशन में रख लूं कि मेरे बैंक में मेरे 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब अगर मैं कहीं शॉपिंग करता हूँ, मैं अपना कार्ड टैप करता हूँ या अपना क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ, तो मेरा एक्चुअली हो ये रहा है कि बैंक मेरी तरफ से पैसे वहां दे रहा है। तो जैसे पिछले सिनेरियो में 30 रुपए जो मेरे दोस्त ने दिए, वो उसमें से 15 रुपए मेरे थे। ऐसे ही जब भी मैं कुछ खरीदता हूँ ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट से, डेबिट कार्ड से, क्यूआर कोड से, तो मेरा बैंक वो पैसे दे देता है। तो जो बैंक में मेरे को नंबर दिखता है अपनी स्क्रीन पे कि इतने पैसे रखे हैं, वो मेरे पास है नहीं, वो बैंक मेरे को ओ करता है, वो क्रेडिट है मेरा बैंक के पास। और इसलिए ये तो क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई आर्ग्यूमेंट होगा कि हमको ये लेनदारी और देनदारी गिननी चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ज़रूर गिननी चाहिए कि अगर आपको कोई पैसा ओ करता है तो आपके पास वो पैसा है। और अगर आपके पास लोन है, आपने लोन में कुछ पैसा लिया है, तो आपके पास वो पैसा एक्चुअली नहीं है, या फिर जो पैसा आपके पास है उसमें से आपको अपनी लोन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी देखने के लिए कि आपके पास कितना पैसा है। ये और जो दूसरा लाइन ऑफ थॉट है कि जब भी लोन क्रिएट होती है मनी क्रिएट हो जाता है, ये दोनों पैरेलल में चलते हैं साथ में। आम लोग जिस चीज़ को भी मनी समझते हैं या पैसा समझते हैं, जैसे कि हमारे बैंक में जितने पैसे रखे हुए हैं, स्टॉक्स में हमने कुछ लगा रखे हैं, उसको हम बेचेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास, या मेरे पास गिफ्ट कार्ड है अमेजोन का 250 रुपये का, 1000 रुपये का। ये सारा जो मनी हम जिसको समझते हैं, एक्सेप्ट कैश, ये है पैसा विच इज ओड टू अस, ये हमारा क्रेडिट है। मेरे पास इस समय अभी सिर्फ इतना ही कैश है घर में। दिस इज ऑल द कैश दैट आई हैव। इसके अलावा जो भी मैं पैसे यूज करता हूँ
वो पैसे है विच इज ओड टू मी। तो इस तरीके से आपके पास कितना पैसा है ये डिसाइड करेगा कि आपके पास बैंक में कितने हैं, आपको क्या बोलते हैं, किसी को कितने वापस करने हैं, आपके पास किसी चीज़ की डेट है क्या, और ये सारी चीज़ें, आपकी कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है। तो ऐसे आपके पास जितने पैसे हैं वो ऐसे होगा कि आपके पास कैश कितना है, आपके पास मनी इन द बैंक, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपकी कितनी लेनदारी है, आपको कहीं से और से अगर पैसे लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टॉक्स में लगे हैं जैसे मैंने कहा, तो उससे जब आप पैसे निकालोगे तो वो लेनदारी होगी, और आपकी कितनी डेट है, आप कितने उधार में हो। इन सबको जब आप जोड़ोगे, टोटल करोगे, तब ये देखा जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। जो कि एक काफी कॉमन सेंस बात है कि अगर मैं बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लूं और बोलूं कि मैं करोड़पति हूं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ का डेट भी है। मेरे पास 1 करोड़ कैश जरूर है यूज करने के लिए, लेकिन 1 करोड़ का डेट भी है मेरे पास, तो मैं करोड़पति अपने आप को नहीं कह सकता। हम अपना एग्जाम्पल देखें जिससे हमने चालू किया था, कि इकोनॉमिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि जब भी लोन क्रिएट हुआ तो नया पैसा क्रिएट हो गया, कि अगर मैंने आपको 1 लाख दे दिए तो अब हम दोनों के पास 1 लाख रुपए हैं। इकोनॉमिस्ट क्यों ऐसा कहते हैं? तो इसको, ये वाले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि ये जो पैसे का सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम, वो कैसे चलता है या क्या होता है। इसको समझने में ही हमारा वो की कॉन्सेप्ट या की इनसाइट छुपी हुई है, जिससे हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्यों ज़्यादा पैसा होने में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो मेरे पास, और ज़्यादा रिसोर्सेज होने में, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हो मेरे पास, इसमें क्या फंडामेंटल दिक्कत है और इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, और क्यों ज़्यादा पैसा का मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज हों, ये नेसेसरी नहीं है। जब SBI, HDFC, ICICI वगैरह वगैरह ये जब लोन देते हैं किसी को, तो क्या हवा में से पैसा क्रिएट हो रहा है? मैंने एक लोन दिया तो पैसा डबल, दूसरा लोन दिया तो पैसा डबल। पैसा क्रिएट नहीं हो रहा है, मनी क्रिएट नहीं हो रहा है। एक्चुअली सिर्फ कुछ लोगों को ही पैसा क्रिएट करने की परमिशन है, वो है सेंट्रल बैंक्स। तो हमारे केस में, इंडिया के केस में, वो हो गया RBI। सिर्फ RBI ही पैसे छाप सकता है या पैसे को क्रिएट कर सकता है, लेकिन RBI पैसे दे नहीं सकता। RBI पैसे बना सकता है पर दे नहीं सकता। RBI को सिर्फ परमिशन है पैसा लोन करने की। तो RBI अपने यहाँ पैसे बनाएगा, छापेगा, क्रिएट करेगा, और फिर बैंक्स को या गवर्नमेंट को लोन पे वो पैसे देगा। और जो पैसा ये बना के SBI, HDFC एटसेट्रा एटसेट्रा को लोन करेगा, ये आगे SBI और ये जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, ये और एंड कंज्यूमर्स को लोन करेंगे। और फिर लोन्स आगे बढ़ते ही जा सकते हैं कि मैं एंड कंज्यूमर हूं तो फिर मैं आपको लोन कर सकता हूं। तो इसमें पैसे लोन करने में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एज RBI पैसे गिव आउट नहीं कर सकते। RBI इज ओनली अलाउड टू लोन आउट मनी। जो हमारी की इंसाइट निकलती है इस चीज से, वो ये निकलती है कि जितना भी पैसा सर्कुलेशन में है वो सारा लोन किया गया पैसा है। ऑल मनी ओरिजिनेट्स एज अ लोन। लोन, कर्ज या डेट, ये सारी चीजें, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। इकोनॉमी में जितना भी पैसा है और इकोनॉमी में जितनी भी डेट है, ये ऑलवेज एक दूसरे को मैच करेगी, एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगी। ये हमारे मॉनेटरी सिस्टम का फंडामेंटल ट्रूइज्म है। सारा पैसा और सारा कर्ज, सारी डेट, ये हमेशा हमेशा जीरो होगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इकोनॉमी का, सोसाइटी का कोई हिस्सा कर्ज में जा रहा है, जैसे कि वो सरकार हो या होम बायर्स हो जो कि 30-30 साल की मॉर्गेज लेते हैं, तो कोई ना कोई एक हिस्सा होगा जिसके पास उसका पैसा आ रहा होगा, क्योंकि कर्ज और पैसा हमेशा बैलेंस्ड आउट रहता है। तो अगेन आई वांट टू स्ट्रेस कि ये जो फंडामेंटल ट्रूइज्म है, हमारा मॉनेटरी सिस्टम हमेशा 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 बैलेंस रहेगा, कि जितना पैसा है उतना ही डेट है हमारे सिस्टम में, क्योंकि सारा पैसा डेट से ही बनता है, लोन से ही बनता है। और अगर पैसा बनाने का एकमात्र तरीका, सिर्फ एक तरीका लोन बनाना है, तो ये हमेशा बैलेंस आउट होंगे ही होंगे। 100%, 100% सर्टेनिटी के साथ अमाउंट ऑफ मनी, जो भी पैसा है, प्लस अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ डेट। यहाँ पे क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज मनी विच इज ओड टू यू। आपके पास कैश के अलावा जो भी पैसा आप सोचते हो कि मेरे पास कैश के अलावा जो भी पैसा है, उसको आप क्रेडिट समझ सकते हो। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये सोच के कि एवरीथिंग इज क्रेडिट। तो सारा क्रेडिट और सारा डेट इज बैलेंस्ड आउट, जीरोड आउट। अगर पैसा है तो देनदारी है,
अगर उधार है, कर्ज है, तो लेनदारी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए समझना, क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल, हमारे पास 10 लाख रुपए हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, कोई उधार नहीं है, तो मेरे पास जरूर 10 लाख रुपए हो सकते हैं एज क्रेडिट बिना कर्ज के, लेकिन सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए का कर्ज या डेट एग्जिस्ट करती है। तो इंडिविजुअली मेरे पास 10 लाख रुपए हो सकते हैं बिना डेट के, लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा क्रिएट ही डेट से होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर सारा पैसा सारे डेट के बराबर है, ये दोनों मिलके जीरो हो जाते हैं, तो डज इट मीन, क्या ऐसा होता है कि पूरी इकोनॉमी में मनी हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि बढ़ भी रहा है और इसमें डेट भी आ रही है, तो हम जोड़ रहे हैं, तो क्या मनी कांस्टेंट है? आरबीआई रेपो रेट्स को एडजस्ट करके मार्केट में पैसा डाल सकता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो सकती है जिससे पैसा आ जाता है। ये ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आरबीआई इकोनॉमी में पैसा सप्लाई करता है। तो अगर सारा पैसा बराबर है और सारे डेट के, तो ऐसा कैसे है कि आरबीआई पैसे और डाल भी रहा है क्वांटिटेटिव ईजिंग से, रेपो रेट्स एडजस्ट करके, शॉर्ट टर्म लोन्स लेके? ऐसे आरबीआई पैसे डाल कैसे रहा है अगर सारा पैसा लोन के बराबर है? आरबीआई सिर्फ पैसा लोन आउट कर सकता है, इट कैन ओनली एवर लेंड आउट द मनी। और अगर आप ये सोचो कि आप इकोनॉमी हो, मैं आरबीआई हूँ, आपके पास कुछ नहीं है, एज आरबीआई मैंने 10 लाख रुपए का लोन इकोनॉमी में दे दिया। अब इसके बाद मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, तो अब आपके पास 1 करोड़ और 1 लाख है इकोनॉमी में, लेकिन ज्यादा लोन घूम रहे हैं इकोनॉमी में, तो उतने का ही डेट भी है। तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए इकोनॉमी में है और 1 करोड़ 1 लाख का डेट ही इकोनॉमी में है। तो पैसे जो ऐड हो रहे हैं उसके साथ साथ डेट भी बनती जा रही है। और अगर आप इसको बैठ के सोचो, तो ये कोई भी कर सकता है कि मैं आपको उधार दे सकता हूँ, आप मुझे उधार दे सकते हो, कोई भी पैसे लेंड कर सकता है और डेट क्रिएट कर सकता है एट द सेम टाइम। तो हम अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल में आए, वीडियो के बिगिनिंग में जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1 लाख रुपए अगर मैं आपको लोन करता हूँ, अगर पहली अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए कि न्यू लोन इज न्यू मनी, या जो भी लेंडिंग है ऑल लेंडिंग क्रिएट्स मनी, इस अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए तो हाँ, एसबीआई, आईसीआईसी या कोई भी जब कोई लोन देता है तो नया मनी क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी सही है कि पैसा और लोन्स, कर्ज हमेशा बराबर होंगे, ये भी बात सच है। तो इसका मतलब ये है कि एसबीआई, आईसीआईसी, कमर्शियल बैंक से जो भी हैं, ये नया पैसा क्रिएट नहीं कर सकते, ये सिर्फ लोन्स बना सकते हैं। और कमर्शियल बैंक्स या कोई भी रियली इस बात को चेंज नहीं कर सकता कि हमारे मॉनेटरी सिस्टम में पैसा और कर्ज हमेशा ही बराबर होंगे। तो अगर मैं बैंक में जाके 1 करोड़ का लोन लेता हूँ और बैंक उस लोन को अप्रूव कर देता है, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में आ गया, तो इन दैट सेंस वो नया पैसा क्रिएट हो गया मेरे खाते में। लेकिन जैसे ही मैं उस पैसे को जाके स्पेंड करूंगा, उस 1 करोड़ रुपए में से कुछ खर्च करूंगा, तो बैंक को एक्चुअली वो पैसे देने पड़ेंगे वहां पे। तो जब मैंने लोन लिया तब तो 1 करोड़ क्रिएट हो गया, लेकिन जब मैं उस 1 करोड़ को खर्च करूंगा तो 1 करोड़ रुपए जो बैंक के पास ऑलरेडी है उसमें से उसको देने पड़ेंगे। क्रेडिट का सिस्टम ऐसा ही है कि अगर हम सब लोग एक साथ बैंक में जाके अपना पैसा वापस मांगने लगे, जो विच द बैंक ओज टू अस, तो बैंक के पास वो पैसा नहीं है, बैंक हमारे उधार में है। हमारे जो पैसे हैं उन पैसों के बेसिस पे बैंक नए लोन्स क्रिएट करता है, और उन लोन्स में से जब स्पेंडिंग होती है तब बैंक के पास जो एक्चुअल पैसा है उसको बैंक स्पेंड करता है। तो इसका एक छोटा सा रिकैप ये है कि सिर्फ आरबीआई ही पैसे बना सकता है। आरबीआई के पास इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट करने का एक ही तरीका है, जो कि है मनी को लोन आउट करना। कमर्शियल बैंक्स और इंडिविजुअल लोग और कोई भी रियली कोई भी लोन्स दे सकता है, और जब ये लोन्स दिए जाते हैं इसका मतलब ये है कि सेम पैसे को बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। जो भी पैसा दिया गया है वो हमेशा डेट के बराबर होगा। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, वो मैं आपको लोन करता हूँ, तो हम दोनों सेम 1 लाख रुपए यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन ये पैसा सिस्टम से बाहर नहीं जाता, क्योंकि लोन देने के कारण ही आपके पास पैसे आए हैं। तो मनी ऑलवेज बैलेंसेस आउट डेट, ऑलवेज। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है कि अगर आरबीआई सिर्फ मनी लोन कर सकता है तो पैसे दे कौन सकता है? नाउ एनीबडी कैन डू दैट, कोई भी ये कर सकता है कि मैं बैंक से 1 लाख का लोन लेके आपको दे दूं, जस्ट दे दूं कि मेरे को वापस मत करो, लेकिन इट डजंट मीन कि वो नया पैसा आ गया। अब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा तो है कि 1 लाख रुपए लेके बस दे दिए,
लेकिन उसके साथ 1 लाख रुपए की डेट भी है। इंडिविजुअल लोगों और सरकार के बीच में डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल लोग जो बोरो करते हैं या कंपनी जो बोरो करती हैं वर्सेस सरकार जो बोरो करती है, जो क्वांटम ऑफ बोरोइंग है वो बहुत हाई होता है। इट कैन बी 5%, 8%, 10% ऑफ द जीडीपी। सरकार इतना ज्यादा लोन उठा के पैसे को मार्केट में डाल सकती है। तो मोटा मोटी ये जितना भी पैसा है, जो भी मनी है, वो आरबीआई से लिया गया लोन है। ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। कुछ लोग डेट में आते हैं और इसी वजह से, कुछ लोगों के डेट में आने की वजह से ही कुछ और लोग क्रेडिट में आते हैं, और ये डेट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस होकर जीरो हो जाती है। तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस मैं आगे लेके आता रहूँगा। अब सेटअप चेंज हो गया है क्योंकि वो सुबह का टाइम था और अभी शाम हो रही है, तो दूसरे सेटअप में सेम बात कंटिन्यू करते हैं। ये जो दोनों तरीके हैं पैसे को सोचने के बारे में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सिग्निफिकेंट है, और ये यहाँ रेलिवेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसे दे देना जब भी कोई मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ तब, क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास पैसों की इतनी कमी हो जाती है, काम की इतनी कमी हो जाती है कि वो अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकते। तो इस केस में, ताकि लोग भूखे ना मरे और होमलेस ना हो जाए, इसलिए सरकारें पैसे इंट्रोड्यूस करती है सिस्टम में। सरकार सिस्टम में पैसा डालती है ताकि लोगों के पास फॉर द शॉर्ट टर्म खाने के लिए पैसों की कमी ना हो, अपना रेंट देने के लिए या रहने के लिए वो सड़कों पे ना आ जाए। इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए सरकार ये पैसे देती है। तो इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स के टाइम पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। जो पैसा आ रहा है सिस्टम में, जो सरकार दे रही है, वो इकट्ठा कहाँ हो रहा है फाइनली। तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, सिंपलिस्टिक तरीका इसको देखने का ये होता है कि सरकार जो पैसा देती है वो या तो आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट को कम करके पैसे आते हैं मार्केट में, नहीं तो पैसे छप के मार्केट में आते हैं। तो ये जो पैसे दिए जाते हैं मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा इन इकोनॉमिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स में, ये ऐसे काम करता है एसेंशियली कि आरबीआई पैसे लेंड करता है जिससे इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, और सरकार ये पैसा देती है जिससे ये पैसा इकट्ठा होने लगता है। सिर्फ इसी तरह की नहीं लेंडिंग होती है। हाउएवर एक और तरीका यूज होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई, जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जाए तो पैसे छापना होता है। पर दोनों जो चीजें हैं, दोनों में ज्यादा लोन्स ही फ्लोट हो रहे हैं सिस्टम में। इट्स एसेंशियली लेंडिंग ही है ये भी, कि अगर मैं पैसे बोरो करके आपको देता हूँ तो भी आपके पास ज्यादा पैसे हैं, और अगर पैसे छपने के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी ज्यादा पैसे आपके पास हैं। लेकिन एसेंशियली अगर आप ही एक रिप्रेजेंटेटिव हो सिस्टम के, तो डेट में भी आप ही आ रहे हो। तो मनी एसेंशियली अगेन इज अ बैलेंस्ड पॉइंट सिस्टम है ये। कुछ लोग डेट में जाते हैं, इसी वजह से कुछ लोग क्रेडिट में आ जाते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा मॉर्गेज डेट है, या फिर कुछ लोगों के पास, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास हाउसिंग लोन्स हैं, कि जो लोग भी घर खरीद रहे हैं उनके पास हाउसिंग लोन्स है, मॉर्गेज डेट है, तो एक ग्रुप होगा जिसके पास मॉर्गेज का क्रेडिट होगा। अगर सरकार है जो कि बहुत ज्यादा डेट में है, तो कोई एक ग्रुप होगा, कुछ लोग होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे जो बहुत ज्यादा क्रेडिट में होंगे। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है, ये यहाँ तक तो सब ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कुछ एक चंद लोगों का एक ग्रुप है जो कि काफी क्रेडिट में है। आपके पास अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन ले रखा है तो आप एक मैसिव डेट में है। आपकी ही तरह बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने घर खरीदने के लिए लोन ले रखा होगा, या फिर लेने की प्रोसेस में होंगे, लेना चाहते होंगे। तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेट में है, और इसी की वजह से एक काफी छोटा सा ग्रुप है, कुछ चंद लोग हैं जिनके पास बहुत सारा मॉर्गेज क्रेडिट आ रहा है। और ऐसे ही सरकार अगर डेट में है तो कुछ एक एलीट क्लब है जो कि इस गवर्नमेंट डेट से क्रेडिट में आ रहे हैं। और ये बार बार बोलने का मतलब ही है, इससे हो ये रहा है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनकी सैलरी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इन लोगों को दिन पर दिन काम करना ही पड़ता है, ताकि ये जो दूसरे लोग हैं जो इस क्रेडिट को ओन करते हैं उनके पास पैसे जाते रहें। तो नॉर्मल लोग, वर्किंग लोग रोज काम कर रहे हैं, कैसी भी कंडीशन हो काम की, काम करते ही जा रहे हैं। काम नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेस में है, जॉब छूट रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक जगह इस पूरी डेट का क्रेडिट है, और हम हमारे जैसे लोग जो कि इन लोन्स को लेते हैं और जो कि टैक्स पे करते हैं, हमारे पास ये बर्डन है कि हम उनको पैसे पहुंचाते रहे महीना दर महीना। हम काम करते हैं ताकि वो लोग पैसे कमाएं। इन सब बातों का जो सार निकल के आता है, जो एक क्रूशियल मैसेज हमको मिलता है ये सब सुनने के बाद, जानने के बाद, वो ये है कि इन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के कारण जो पैसा छप के इकोनॉमी में आया है, लोगों की जिंदगी को
थोड़ा बेहतर बनाने के लिए उस टाइम वो इकट्ठा कहाँ पर हो रहा है। हम ऐसा सुनते हैं यूजुअली कि जब इकोनॉमी ख़राब चल रही होती है तो स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं और गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सेफर एसेट्स में पैसे निवेश करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे ये जो ट्रेंड चला है 2008 के बाद और स्पेशली 2020 के बाद, कि स्टॉक मार्केट भी एकदम अप एंड अप है और गोल्ड के प्राइसेस भी एकदम अप एंड अप है। और ना सिर्फ गोल्ड के प्राइस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खरीद सकते हो, कोई भी एसेट स्पेसिफिकली, वो सिर्फ गोल्ड नहीं, वो लैंड भी होगा, वो क्रिप्टो भी होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिमिटेड सप्लाई में है और उसको आप खरीद के अपने पैसे पार्क कर सकते हो, कैपिटल वहाँ पे पार्क कर सकते हो, इन सब के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है और गोल्ड भी बढ़ रहा है, क्रिप्टो भी बढ़ रहा है, लैंड का प्राइस भी बढ़ते ही चले जा रहा है। और इसका रीज़न एसेंशियली यही है कि जो भी ये पैसे मार्केट में आ रहे हैं जो सरकार दे रही है, ये इकट्ठे होते जा रहे हैं कुछ सुपर एलीट, कुछ रिच लोगों के पास। इनके बैंक अकाउंट में जो पैसे फाइनली फ्लो होके आ रहे हैं, ये इनके लिए सीधा सीधा क्रेडिट है, मतलब कि ये इनको स्ट्रेट अवे दिया गया है, ये बोरोड पैसा नहीं है। क्योंकि नया पैसा जब मार्केट में आया, जब लोगों के पास मिला, उससे जो लोगों ने सामान खरीदा, उससे जो लोगों ने ट्रांसफर पेमेंट्स किए, ये सब मूव होते होते ऊपर इकट्ठा हो गया। और यहाँ पे जैसे इनके पास ये पैसे इकट्ठे हो गए, इन्होंने सब कुछ खरीदना चालू कर दिया। इन्होंने लैंड, गोल्ड, सारे के सारे एसेट्स इन्होंने खरीदने चालू कर दिए और सब चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई खराब चीज़ नहीं है कि जब ऐसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज या ऐसे डिजास्टर्स आते हैं तो जो वीकेस्ट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट उनको अगर मॉनेटरी हेल्प दे, गवर्नमेंट की नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी है। दैट बीइंग सेड, अगर हम इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते, समझते नहीं है कि ये जो पैसे आ रहे हैं वो फाइनली फ्लो होके जा किधर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी हम सब के लिए। और ये बन रही है हम सब के लिए प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ने पैसे डेट पे लिए, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, ये जो पैसे दिए ये अल्टीमेटली इकट्ठे हो गए। ये जिनके पास इकट्ठे हो गए, ये एक तरीके से क्रेडिट में आ गए जो गवर्नमेंट की डेट है उसके करस्पॉन्डिंग। तो जो गवर्नमेंट ने पैसे देने के लिए डेट ली, उस डेट से अमीर क्रेडिट में आ गए। अब इस डेट को पे करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विसेज में से पैसे कट करने पड़ेंगे। पब्लिक सर्विसेज में से जब पैसे कट होते हैं तो आम लोगों की जिंदगी में असर आता है। ना सिर्फ पब्लिक सर्विसेज के पैसे कट हो रहे हैं, आपका हेल्थ केयर खराब हो रहा है, पब्लिक एजुकेशन खराब हो रहा है, इसके साथ साथ एसेट प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अमीरों के पास अब ये क्रेडिट आ गया है। अब पैसे असली रिसोर्सेज तो होते नहीं है, आप उन पैसों को एक्सचेंज कर लेते हो असली रिसोर्सेज से, जैसे कि खाना, जैसे कि घर, जैसे कि पेट्रोल, फ्यूल, इन सब चीज़ों से, बिजली। आप उन पैसों को असली रिसोर्सेज से एक्सचेंज करते हो। पैसे तो बहुत सारे हो गए लेकिन रिसोर्सेज उतने ही हैं। और क्योंकि ये पैसे फिर से अमीरों के पास चले गए तो सेम रिसोर्सेज के प्राइस बहुत बढ़ गए, तो अब ये भी आम आदमी की कैपेसिटी के बाहर चले गए। अब क्योंकि जो सारे अमीर लोग हैं वो इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके खरीद सकते हैं, अब ये हमारे हाथ से फिसलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो इसका एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि प्राइसेस अब ऊपर तो चले गए पर अब ये नीचे नहीं आएंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के बाद गवर्नमेंट एक कंसिडरेबल डेट में आ गई है। बहुत सारा डेट गवर्नमेंट के पास हो गया है। क्योंकि ये डेट गवर्नमेंट के पास आ गई है इतनी सारी, इसी की वजह से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी मनी होल्डिंग बहुत बढ़ा ली है, या रादर जिनकी मनी होल्डिंग बहुत बढ़ गई है। मेरा कहना यह है कि ओवरवेलमिंगली ये जो लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, ये वेल्थ ओनिंग रिच हैं, रादर देन द वर्किंग रिच। ये वेल्थ ओनिंग रिच है कि ये काम करके पैसे नहीं कमाते, ये ओन करके पैसे कमाते हैं। इनके पास मनी होल्डिंग बहुत बढ़ गई है इस डेट के कारण, और इसीलिए बाकी सारे एसेट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया है। इससे प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई है। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि पैसे के बारे में सोचने का एक गलत तरीका ये है कि पैसा जो है वो एक फाइनाइट रिसोर्स है, कि मेरे पास पैसा है, मैंने खर्च कर दिया तो पैसा खत्म हो गया। ये एज एन इंडिविजुअल ये मेरे लिए ट्रू हो सकता है, आपके लिए ट्रू हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम है पूरा का पूरा एज अ होल, उसके लिए ये ट्रू नहीं होता। पैसे खत्म नहीं होते, पैसे बस एक्सचेंज होते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं। असली रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास 10 किलो आटा है, उसकी मैं रोटी बना बना के खा जाऊं तो वो आटा खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा इस तरीके से नहीं होता।
एज एन इंडिविजुअल मेरे पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में पैसा खत्म नहीं होता, वो बस एक्सचेंज होता है। देयरफॉर क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। वेल्थ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम की तरह ही देखना पड़ेगा। जो हमारी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, जो हमारे प्राइसेस बढ़ने की प्रॉब्लम है, इनको और पैसे छाप के खत्म नहीं कर सकते। हमको इसको, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पे काम करना पड़ेगा, ना कि पैसा कैसे बढ़ा दिया जाए सबके पास इस तरीके से। तो इसी के साथ हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इवन दो ज्यादा पैसा सिस्टम में आया, इसका मतलब ये नहीं कि लोग ज्यादा अमीर हो गए। पैसा एक डिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्स है। जितने पैसे सिस्टम में आए जाते हैं वो लोन्स के द्वारा आए जाते हैं। जितना पैसा सिस्टम में आता है उतना ही लोन्स या उतना ही कर्ज, उतनी ही डेट भी आ जाती है सिस्टम में। और क्योंकि ये वेल्थ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम, प्राइजेस बढ़ना, असली रिसोर्सेज का स्केर्स होना एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम है, इसको हम सिस्टम में और ज्यादा पैसा फेंक के सॉल्व नहीं कर सकते। अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अमीरों को एक्चुअल में टैक्स कर सकते हैं। और अमीर से मेरा मतलब ये नहीं है जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स जो बहुत अच्छा काम करके एक अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, इनसे मतलब नहीं है। अमीरों से मेरा मतलब है वो लोग जो कि बहुत सारी वेल्थ को ऑलरेडी ओन करते हैं। ऑफन टाइम्स ये जनरेशनल होती है। इनको हम कैसे टैक्स कर सकते हैं। और जो हम ये बात करते हैं कि जब हम अमीरों को टैक्स करेंगे तो अमीर देश छोड़ के चले जाएंगे, कैसे ये एक्चुअली सच नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। मैं ऐसी वीडियोस और डालते रहूँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी ऐसे के साथ शेयर करना जो कि इन आइडियाज़ को अप्रिशिएट करता हो या इनके बारे में बात करता हो। थैंक यू सो मच।